नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक ज्योग्राफी के लगातार चल रहे हैं और उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते रहो सभी टॉपिक्स को नोट्स बना करके। आज का टॉपिक है भारत की प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं की चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। हालांकि जितनी भी नदियां मैंने पढ़ाई हैं तो नदियों के साथ भी इनको मैं पढ़ाता गया हूँ, लेकिन वहां से आपने नदी याद करी होंगी उम्मीद है कि, लेकिन यहाँ से एक ही क्लास में आपको लगभग जितने एग्जाम्स में पूछी जाती है जल विद्युत परियोजना को बता दूंगा। जल विद्युत परियोजना का दूसरा नाम होता है बांध, पढ़ सकते हैं, या बहुउद्देशीय परियोजना भी लिख करके देता है एग्जाम में, है ना। क्योंकि लाइट तो उत्पादन की जाती है बांध बना करके, नदी पर बांध बना करके सरकार क्या करती है, विद्युत का उत्पादन करती है, सिंचाई के लिए पानी भी देती है आसपास के राज्यों के लिए, बाढ़ को भी कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज काम एक बांध से किए जाते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो विद्युत का उत्पादन होता है वो कोयले से होता है। इस वजह से सरकार धीमे धीमे जो अपना फोकस कर रही है वो सौर ऊर्जा पे कर रही है और वैकल्पिक सोर्सों पे कर रही है विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके अलावा पानी भी उसमें एक महत्वपूर्ण साधन है, जल भी एक महत्वपूर्ण साधन है, जो कि नदियों पर जितनी भी भारत में अलग अलग राज्यों में नदियां बह रही हैं वहां पर बहुत सारे बांध हैं और बांधों से आसपास के राज्यों को, जो भी पड़ोसी राज्य लगते हैं वहां पे सीमा लगती है, उन पर विद्युत की सप्लाई और जो सूखाग्रस्त इलाके होते हैं वहां पे पानी को पहुंचाया जाता है सिंचाई के लिए, नहरों को निकाल करके, है ना। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बांधों की या जल विद्युत परियोजना की। नंबर एक, सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी समय से दिया जाता है, वहां से नहरों को माध्यम से दिया जाता है। दूसरा, सबसे ज्यादा विद्युत की सप्लाई करी जाती है। ये दोनों कार्य सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं जो कि बांधों के माध्यम से किसी भी देश में किए जाते हैं, जैसा कि भारत में भी है। और भारत को वैसे भी नदियों का देश कहा जाता है। बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में, लगभग अगर नदियों की मैं बात करूं तो 4000 से अधिक नदियां बहती हैं भारत में। 4000 एबोव नदियां अक्रॉस ऑफ द कंट्री भारत में फ्लो करती हैं, बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। इस वजह से भूगोल में भारत को नदियों का देश भी कहते हैं। ऐसे ही जो हमारा पड़ोसी देश है जो भारत में से ही अलग हुआ 1947 में, पाकिस्तान, जो पश्चिमी देश है, पाकिस्तान को एशिया महाद्वीप में अगर हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर नहरों का देश कहते हैं। पाकिस्तान में नहर बहुत सारी निकाली गई हैं अलग अलग हिस्सों से, और हमारे हिंदुस्तान को नदियों का देश कहते हैं, यदि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट जल शक्ति परियोजना है जहां से विद्युत उत्पादन ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक भारत सरकार अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करती है नदियों के ऊपर, है ना। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहला पॉइंट देखेंगे आप, सबसे पहली जल विद्युत परियोजना भारत के भीतर जो लगाई गई। प्रश्न यहीं से बनता है और कई बार बनता है और तमाम बार बन चुका है ये वाला। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत मतलब पानी से जो विद्युत बनाई गई, सप्लाई किया गया आसपास जल से बना करके पानी, वो लाइट को, तो कौन सी थी? ये कर्नाटक में स्थापित की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अंग्रेजों ने ही बनाई थी ये सबसे पहली। जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी भारत पर, तो 1902 में पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। कर्नाटक में स्थापित की गई थी, कावेरी नदी पर स्थापित की गई थी। कर्नाटक में शिमोगा जिला पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिमोगा। उसी जिले के अंतर्गत ये जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। इसका नाम शिव सुंदरम रखा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कौन सी जल विद्युत परियोजना? शिव सुंदरम। तो शिव सुंदरम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी जो 1902 में कर्नाटक में अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसे सबसे ज्यादा एग्जामिनर आज तक पूछ चुका है। हालांकि 1902 से पहले एक और जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई, लेकिन वो असफल हो गई। इस वजह से उसे कम पूछा गया है। पूछा गया कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में, लेकिन कम पूछा गया क्योंकि असफल हो गई। और शिव सुंदरम एक सफल बहुउद्देशीय परियोजना थी, जल विद्युत परियोजना। जो इससे पहले स्थापित की गई वो बंगाल में स्थापित की गई थी, दार्जिलिंग के इलाके में स्थापित की गई थी, सिद्रावाग के नाम से। सिद्रावाग जल विद्युत परियोजना 1897 में बंगाल के अंदर ब्रिटिश हुकूमत ने, लेकिन कुछ समय के बाद वो असफल हो गई। इस वजह से उसे कम पूछता है, लेकिन मैं उसको भी बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो देखो, बांधों का टॉपिक है, जल विद्युत परियोजना टॉपिक में है, बांध भी बोल सकते हो आप इसे, बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है भारत की पहली जल विद्युत परियोजना। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। और कर्नाटक का जिला कौन सा है? शिमोगा जिला। डिस्ट्रिक्ट भी आप लिख लीजिएगा अच्छे से आराम से, शिमोगा जिले में। और परियोजना का नाम था शिव सुंदरम। और नदी कौन सी है? कावेरी। और वर्ष कौन सी है यहाँ पे? 1902। तो वर्ष 1902 में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना भारत की कौन सी? कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव सुंदरम में स्थापित की गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
और जो इससे भी पहली थी उसे मैं लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप वेट करो। इन्हें पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको लिखा रखी है। एक विद्युत परियोजना है सुईल विद्युत परियोजना, ये कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। इसे नोट कर लेना, ये अलग से लिख रखा है मैंने यहाँ पे। सुईल एक नदी है, एक नदी है, उसी नदी पर ये बांध बनाया गया। सुईल परियोजना बहुत प्रसिद्ध परियोजना है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, देखो फटाफट से हो जाएगी ये क्लास। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु राज्य में और कावेरी नदी पर स्थित है। इसमें सिर्फ या तो एग्जामिनर आपसे राज्य पूछता है या फिर नदी आती है। ठीक है, या तो राज्य पूछेगा कि भाई राज्य में कौन से में है ये विद्युत परियोजना, या फिर नदी पूछेगा नाम दे करके। तो मेट्टूर बांध प्रसिद्ध बांध है एक तमिलनाडु में, और कौन सी नदी पर बना हुआ? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दो राज्यों में इसके पानी को लेकर के क्या है? विवाद है, विवाद चला रहा है, काफी वर्षों से विवाद चला रहा है। अंग्रेजों के समय से विवाद चला रहा है, 1892-96 से, है ना। कौन सी नदी को? कावेरी नदी को लेकर के। तो मेट्टूर बांध याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है। आगे बात करते हैं, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा बांध है बेटा? जी नागार्जुन सागर बांध, है ना। नागार्जुन सागर बांध है और यहीं पर है नागार्जुन एक अभ्यारण्य, नागार्जुन राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है जहाँ पे। और ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर्स अभ्यारण्य है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं नागार्जुन अभ्यारण्य में। इसी जगह स्थित है जहाँ पे ये बांध है। तो कौन से राज्य में? ये आंध्र प्रदेश में। और नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी का नाम है। ठीक है, एक एक नोट करते चलना, एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सा बांध है? जी अलमट्टी बांध, कर्नाटक राज्य कृष्णा नदी पर स्थित है। इसे भी नोट करते चलना। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना और ना पढ़ना भी है, सिर्फ नदी याद रखिए, बांध याद रखिए और राज्य, तीन चीजें आपको याद रखनी है बस इसमें। और नदियों का टॉपिक यदि आपने अच्छे से कर लिया है तो ये भी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अलमट्टी कहाँ पे? कर्नाटका में कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे है श्रीशैलम बांध। कौन सा बांध है? ये श्रीशैलम बांध है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। श्रीशैलम बांध, है ना, याद रखिएगा इनको बांधों को, ये इंपॉर्टेंट बांध है। इसके अलावा हीराकुंड बांध है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है विश्व का। कैसा है? सबसे लंबा बांध विश्व का। कौन सा? हीराकुंड बांध, लिख लेना। ये विश्व का या दुनिया का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। और एक जिला है उड़ीसा का संबलपुर, संबलपुर जिले में, ये काफी किलोमीटर लंबाई में बनाया हुआ है, उड़ीसा के संबलपुर में। दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, और नदी भी इंपॉर्टेंट है, महानदी याद रखिएगा। महानदी घाटी कोयले के लिए भी फेमस है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अगली बात करते हैं, हीराकुंड लिख लेना, विश्व का दुनिया का सबसे लंबा है, भारत का तो है ही, उसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा बांध है। उसके अलावा संकोश परियोजना है, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। संकोश परियोजना कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना, भूटान को भी इससे फायदा मिलता है और भारत सरकार को, भारत को भी इससे फायदा मिलता है। तो संकोश नदी पर ही संकोश परियोजना है, ये एक नदी का भी नाम है, जो कि कहाँ से निकलती है? ये भूटान से ही निकलती है नदी, इसी पर लगाई गई है। तो दोनों देशों को इससे फायदा मिलता है, संकोश याद रखिएगा। ठीक है, और संकोश जो नदी है भूटान से निकल करके आती है, किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है बेटा। संकोश कौन सी नदी की सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। और कहां से निकलती है? भूटान के उत्तरी हिस्से से निकल के आती है। आगे बात करते हैं, देखो टनकपुर एक परियोजना है, शारदा एक परियोजना का नाम है, पंचेश्वर एक परियोजना का नाम है। ये तीनों परियोजना भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। ये तीनों परियोजना भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। कौन कौन सी है याद रखना, कभी कभार, चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बिहार से यूपी से सीमा लगती है बहुत लंबे क्षेत्र में। तो टनकपुर, शारदा और पंचेश्वर ये संबंधित सीमा पर स्थित इलाके हैं। तो यहाँ पे नदियों पर ये परियोजना लगाई गई है जो कि भारत और नेपाल से संबंधित है, तीनों की तीनों। आपसे बस ऑप्शन दे देता है कि भाई पंचेश्वर परियोजना इनमें से कहाँ है, या टनकपुर परियोजना कहाँ है, या शारदा परियोजना कहाँ है। तो आंसर लगाइएगा नेपाल में स्थित है, नेपाल पढ़ना है आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजघाट बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, झांसी जिले में स्थित है। झांसी के अलावा क्या लिख लोगे यहाँ पे? एक ललितपुर भी लिख लेना, चाहो तो आप ललितपुर दे देता है कभी कभी एग्जामिनर, कभी कभी ललितपुर देता है, वैसे परमानेंट तो झांसी ऑप्शन रहता है। बेतवा नदी, राजघाट बांध है। इसी राजघाट बांध को क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है बेटा, रानी लक्ष्मीबाई नाम से जाना जाता है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध वाला, है ना। और राजघाट कहाँ पे स्थित है? झांसी और ललितपुर की सीमा पर, ऐसे पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। इसकी स्थापना सरकार ने कराई 1948 में, देश की आजादी से 1 साल बाद। दामोदर नदी पर स्थित है और बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों की।
राज्य एक ही आएगा, बंगाल ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन दोनों लिखो, दोनों में संयुक्त परियोजना है, बंगाल को भी फायदा देता है इससे और झारखंड को भी। तो नाम क्या है इसका? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर ही लगाई गई, वर्ष 1948 में लगाई गई। प्रश्न ऐसे बनता है कि देश की आजादी के बाद पहली विद्युत परियोजना बताइए जो भारत सरकार के द्वारा लगाई गई। तो आंसर क्या आएगा? भारत सरकार के द्वारा देश की आजादी के बाद पहली विद्युत परियोजना बेटा लगाई गई, तो आंसर यही आवेगा, नहीं आवेगा 1948 में लगाई गई। तो और कौन सी पे लगाई गई? दामोदर पे, और नदी का भी नाम दामोदर, और राज्य बंगाल और झारखंड, दोनों राज्यों की संयुक्त। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से पूछता है कि भाई भारत की पहली बता दो आप, तो पहली शिव सुंदरम पढ़ते हैं हम, है ना, जो 1902 में लगाई गई। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, तो अच्छे से देख लीजिएगा इसे। आगे बात करते हैं ओकाई बांध। बहुत फेमस बांध है ओकाई बांध, ताप्ती नदी पर स्थित है। तापी या ताप्ती और कौन से राज्य में? गुजरात में। इस नदी को क्या और पढ़ लेते हैं? ताप्ती भी कह देते हैं। इसी नदी के तट पर स्थित है एक शहर जिसका नाम है सूरत। जो सूरत शहर है गुजरात का, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के बेटा, है ना। तो ओकाई बांध भी गुजरात में स्थित है। आगे बेटा बाखड़ा नागल बांध की बात कर रहे हैं हम, और बाखड़ा नागल बांध पंजाब राज्य में स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर बाखड़ा नागल बांध। बाखड़ा हिमाचल में और नागल पंजाब में, ऐसे करके दो हिस्सा हैं वैसे तो इस बांध के। बाखड़ा और नागल दो अलग अलग परियोजनाएं, दोनों को मिला के एग्जाम में पूछा जाता है, और हमेशा दोनों को मिलाकर के ही पढ़ा जाता है, हमेशा हर जगह हर किताब में हर राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। तो बाखड़ा नागल बांध गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखते हुए ये बांध बनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं भूकंप जैसी समस्याएं या बहुत सारी और कंडीशंस बनती रहती हैं, अगर एक ही जगह पे एक ही स्थान पे इतना क्यूसेक लीटर में, लाखों क्यूसेक लीटर में जब पानी इकट्ठा हो जाए तो बांध पे, है ना, तो जमीन के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दबाव पृथ्वी पर पड़ता है, एक ही स्थान पर पड़ता है, तो भूकंप आने की संभावना रहती है, तो उससे बांधों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसी चीज को इंजीनियर ध्यान में रख करके बांधों को डिजाइन करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में इनको समस्याएं ना हो। यदि बांध को समस्या हो गई तो आप समझ रहे हैं, राज्य के जिस हिस्से में बांध कोई बना होता है उसमें लाखों करोड़ों क्यूसेक लीटर पानी इकट्ठा रहता है एक टाइम में, एक ही समय में। अगर बांध डिस्ट्रॉय हुआ, बांध टूटा भूकंप के कारण या किसी प्राकृतिक त्रासदी की वजह से, तो आसपास के जितने गांव होंगे, जितने इलाके होंगे, वो पल भर में खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे, बिल्कुल इतना पानी होता है बांध के अंदर। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके बांधों को दुनिया भर में डिजाइन किया जाता है। तो आप लीसेंट उठा के देखेंगे या कोई और किताब उठा के देखेंगे तो मान लिखा मिलेगा बाखड़ा नागल बांध एक गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका डिजाइन मैपिंग किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में प्राकृतिक त्रासदी या ट्रेजेडी आते हैं उसको कोई नुकसान ना हो। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध भी बाखड़ा नागल बांध है, ये भी नोट कर लेना। एरिया इसका बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा, विस्तार है क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध बाखड़ा नागल बांध, जो कि पंजाब राज्य में सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। हालांकि दो राज्यों में अलग अलग निर्माण है, लेकिन पंजाब ही हमेशा एग्जाम में देता है ऑप्शन में, है ना। और इसी बांध के पीछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया है। बेटा बाखड़ा नागल बांध है ना, तो बाखड़ा वाला जो हिस्सा है उसके पीछे हिमाचल प्रदेश में, हिस्सा हिमाचल का है वहां पे, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम का मतलब हो गया जो हमारे वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन की गई है, माफ कीजिए वैज्ञानिक नहीं, इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन की गई है, ठीक है। कृत्रिम झील बोल देते हैं ऐसी झीलों को। और वैसे आमतौर पे जो झील बनती हैं वो दुनिया भर में कैसी बनती है, प्राकृतिक तौर पे ही उनका निर्माण होता है, ठीक है। ज्वालामुखी से, वो सॉरी ज्वालामुखी से भी होता है बहुत सारी जगह, और प्राकृतिक तौर पे भी होता है, मैंने पढ़ाया है झील का टॉपिक आपको। तो बाखड़ा नागल बांध पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे बात करते हैं, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। क्या है ये? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है बेटा। हालांकि बांध पढ़ा रहा हूं लेकिन सिंचाई परियोजना मैंने लिख दिया है आपको। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई के लिए स्थापित की गई है, तेलंगाना राज्य में है, नोट कर लेना। और गोदावरी नदी के माध्यम से इसको पानी दिया जा रहा है। इस सिंचाई परियोजना को जो पानी पहुंचाया जा रहा है आसपास के राज्यों में जहां में सूखा प्रभावित इलाके रहते हैं बहुत सारे तेलंगाना के, वहां पे गोदावरी नदी का पानी पहुंचाया जा रहा है। कौन सी सिंचाई परियोजना? कालेश्वरम, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तेलंगाना राज्य में। आगे बात करते हैं बेटा सरदार सरोवर बांध की। सरदार सरोवर आप समझ गए होंगे, नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात में स्थित है। और कौन से इलाके में? केवड़िया, गुजरात का एक हिस्सा है, एक जिला है, नर्मदा जिला ही पढ़ते हैं,
नर्मदा जिला है गुजरात का, उसी जिले में एक इलाका है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है केवड़िया, वहां पर यह बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध है, हालांकि इसकी नींव पहले प्रधानमंत्री के समय में रखी गई थी, लेकिन कई चरणों में ये बांध बनता गया है, क्योंकि पानी का ज्यादा इसमें स्टोर समय समय पर होता गया, तो इसमें अलग अलग समय पर निर्माण होता गया, इसको ऊंचा बनाती गई है सरकार अलग अलग सरकारों के समय में। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी को आप याद रखिएगा, गुजरात राज्य में पड़ेंगे इसे, और नर्मदा ही जिला में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसी नदी के तट पर है और इसी जिले में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इस मूर्ति को भी 182 मीटर इसकी हाइट है, और कहां पे स्थित है ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, इसी नदी के तट पर बनाई गई है गुजरात राज्य में। ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप। अब मैं आपसे कहूं कि सरदार सरोवर जो बांध है उससे 4 राज्यों को सरकार मदद देती है, मैं लास्ट में बताऊंगा इसको, है ना, इन पॉइंटों को कौन कौन से, ये आगे एडवांस में क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचे बांध पे आ जाइए, नोट कर लेना, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टेहरी बांध। कौन सी नदी पर है, भागीरथी, उत्तराखंड में स्थित है ये। और कौन से जिले में स्थित है, जिले का भी नाम बेटा टेहरी जिला है उत्तराखंड का। यहाँ पे एक और नदी मिलती है छोटी सी जिसका नाम है बिलांगना। तो भागीरथी और बिलांगना नदी के संयुक्त संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टेहरी बांध है। ठीक है, ऊंचा है ये, हाइट इसकी सबसे ज्यादा है इंडिया में, और क्षेत्रफल में भाखड़ा नागल बांध है, और लंबाई में हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास उसकी अलग अलग चरणों में लंबाई बताते हैं हीराकुंड वाले की। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। कौन सी, भागीरथी, और भागीरथी के बाद कौन सी नदी बन जाती है, ये गंगा। लेकिन जहां पे टेहरी स्थित है बेटा वहां पे इसे भागीरथी कहते हैं, और एग्जामिनर पेपर में ऑप्शन भागीरथी लिख के देखो जब इस बांध को पूछेगा आपसे। ठीक है, जैसे देवप्रयाग वाला पढ़ा होगा आपने, देवप्रयाग में संगम बताइए, तो देवप्रयाग में जब जब संगम पूछता है तो ऑप्शन में भागीरथी नदी लिखा आता है, और दूसरा अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती है। वहां से जब अलकनंदा भागीरथी में मिल जाती है, जब भागीरथी जब आगे बढ़ती है और ऋषिकेश में, हरिद्वार में, मैदानी क्षेत्रों में आती है, पहाड़ों को छोड़कर या पहाड़ियों को छोड़कर, तो नदी का नाम गंगा पड़ जाता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में उसे गंगा के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ही वो बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा बोला जाता है। माँ गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो ब्रह्मपुत्र नदी से संगम बना लेती है तो उसके बाद जब दोनों धारा आपस में मिल जाती हैं, बांग्लादेश से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, तो मेघना बोलते हैं दोनों धाराओं को, एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा। अगर दूसरे नामों में पढ़े तो गंगा को पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। तो पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो धारा का नाम पड़ता है मेघना, और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए जो गिरती है, जिसका नाम सुंदरबन का डेल्टा, जिसका 1/3 हिस्सा बंगाल के हिस्से में आता है, 2/3 हिस्सा बांग्लादेश वाले हिस्से में आता है डेल्टा का। और यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं इस हिस्से में। कौन से हिस्से में, जो सुंदरबन वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, इस बांध को याद रखिएगा। एक बांध मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैथान, ये वराकर नदी पर स्थित है, वराकर नदी पर स्थित है, धनबाद झारखंड के अंतर्गत आता है ये वाला बांध। धनबाद काय के लिए फेमस है, कोयले के लिए बहुत फेमस है। पूरा 100% यहाँ पे कोयले का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होता है धनबाद में। खनिजों का एक टॉपिक आएगा, खनिज संसाधन, उसे बड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे, 2 क्लासों में पढ़ा पाएंगे। खनिज संसाधन वाले को 1 क्लास में नहीं हो पाएगा, तो लेकिन यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता चल रहा हूँ कि झारखंड का धनबाद जिला बेटा कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें अंदर तक की भी बात बता रहा हूँ थोड़ी सी, है ना। जिला नहीं आएगा, जिला आता है तो बड़े एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। राज्य ही आएगा हमारे आपके लिए, तो जो हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि बताइए कोयला का भंडार कहाँ है, तो उत्तर लगाइए झारखंड में। धनबाद काय के लिए फेमस है, कोयले के उत्पादन के। तो बांध पढ़ रहे हैं, मैथान बांध है एक, बराकर नदी पर स्थित है और धनबाद झारखंड में स्थित है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, ब्रैकेट में लिख लेना। जो दामोदर नदी है प्रमुख नदी है, जो छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार में ही बहती है, जिसमें भी आकर के जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरनी होती है तो हुगली नदी इसमें आकर के मिल जाती है। हुगली भी उसकी सहायक है, और बराकर नदी भी काय की सहायक नदी, दामोदर की एक सहायक नदी है। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, अगला लिखा है हमने सलाल बांध। सलाल बांध चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, फटाफट से पढ़ते जाएंगे इनको। तो सलाल चेनाब कश्मीर में, चेनाब कहां से निकलती है कमेंट बॉक्स में बताओ, चेनाब नदी कहां से उत्पत्ति होती है, पढ़ा रखा है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। जवाहर का मतलब है पहले प्रधानमंत्री के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे। राणा प्रताप सागर मतलब महाराणा प्रताप जी के नाम पर है ये वाला बांध, महाराणा
प्रताप, जो कि कहाँ के प्रताप थे, राजस्थान के प्रताप थे, मेवाड़ के प्रताप थे। मेवाड़ मतलब चित्तौड़गढ़ उसकी राजधानी हुआ करती थी। हल्दी घाटी आपने सुना ही होगा, अकबर की और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी में 1576 में, बहुत प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। उनके घोड़े का नाम क्या था महाराणा प्रताप के का? चेतक। तो चेतक ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाई थी। आप कभी अगर इस लड़ाई के इतिहास की बात करते हैं तो एक रक्त तलाई नामक इलाका पड़ेगा, वहीं पे आप कभी घूमने जाएंगे तो कौन से इलाके में? हल्दी घाटी वाले क्षेत्र में। अब हल्दी घाटी इस वजह से कहते हैं कि वहां की जो मिट्टी है वो पीली है, इस वजह से क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पे पर्वतों पे वो हिस्सा बसा हुआ है। और कौन से पर्वत है? अरावली वाली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है ये वाला हिस्सा। तो ये लड़ाई हुई थी वहीं पे मेवाड़ के अंतर्गत, जिसका नाम हल्दी घाटी की लड़ाई है। तो वहां पे इतने लोग दोनों सेनाओं में से मरे थे, इतने लोग मरे थे कि एक इलाका था वहां पे, और वो इलाका पूरा का पूरा खून से भर गया था। जैसे पानी नहीं भरा रहता है, जैसे खून से भर गया था लबालब। तो उस जगह का नाम पड़ गया तभी से इतिहास में रक्त तलाई, मतलब रक्त का तालाब। और वो आज भी है, हालांकि आज आपको ब्लड खून नहीं मिलेगा, लेकिन वो इलाका, वो क्षेत्र, वो स्थिति आज भी है। वहां पर गाइड्स वगैरह होते हैं, वो बताते हैं आपको। तो कभी जो एक्चुअल जगह थी हल्दी घाटी में, वो रक्त तलाई थी, जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। उन्हीं के नाम पर है राणा प्रताप सागर बांध, और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और राजस्थान में इससे पीने के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, कौन सी नदी का? चंबल नदी का। जवाड़ सागर से भी आगे गांधी सागर बांध है, इसी नदी पर है, चंबल नदी पर, लेकिन ये मध्य प्रदेश में। ये महात्मा गांधी जी के नाम पे, ये कहां पे? मध्य प्रदेश में। और ऊपर के दोनों कहां है? राजस्थान में। नदी कौन सी है? नदी चंबल ही नदी है। चंबल नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश में महू नामक डिस्ट्रिक्ट, मतलब इंदौर के आसपास का इलाका पड़ता है ये, तो वहां से निकलती है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है। ठीक है, और बाद में उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और कहां पे मिल जाती है? इटावा में। इटावा जिले में चंबल नदी यमुना के साथ संगम बनाती है। और चंबल नदी भारत में अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है ना। आपने एक पिक्चर तो देखी होगी, पान सिंह तोमर। तो पान सिंह तोमर आपने पिक्चर देखी होगी, तो उस पिक्चर में क्या दिखाया है? पूरा का पूरा नदी की शूटिंग भी ली गई है। नदी के पास के जो इलाके होते हैं, आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, वो क्या है? बीहड़ है ना। बीहड़ नदी का पानी निर्माण करता है, मतलब आसपास के इलाकों में आकर के अपर्दन इतना कर देता है, इतना मिट्टी को नीचे गहराई तक कर देता है कि उसे क्या बोल देते हैं? फिर बाद में बीहड़ का ही निर्माण उसे बोला जाता है भूगोल में, है ना। तो पान सिंह तोमर पिक्चर के जो फिल्माया गया है, वो कहाँ पे फिल्माई गई है? मुरैना के अंदर, श्योपुर के अंतर्गत। जो मुरैना जिला है वो बीहड़ों के लिए बहुत फेमस है, चंबल नदी वहीं से होकर के बहती है। तो एक सत्य आधारित स्टोरी पे ही ये पिक्चर बनी है, पान सिंह तोमर। इरफान खान है शायद इसमें मूवी में हीरो, तो इरफान खान ने फिल्माया है ना। तो बीहड़ों के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा अपर्दन के लिए फेमस है चंबल नदी भारत में बता रहा हूं। और चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, मतलब उन्हें मगरमच्छ बोलते हैं हम दूसरी भाषा में। चंबल नदी का के लिए? घड़ियालों के लिए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी चंबल नदी के पास में स्थापित किया गया सरकार ने, घड़ियालों को सुरक्षित या संरक्षित करने के लिए। तो समझ गए, चंबल नदी का एक अपना इंपोर्टेंस है राजस्थान में। राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में पानी, पीने का पानी सप्लाई करती है सरकार यहाँ से, इन बांधों के माध्यम से, जो मैंने आपको बांध बताए। बाकी का मैंने आपको बताया, बीहड़ों के लिए बहुत फेमस है चंबल नदी। इंदौर के पास में महू से निकलती है। इंदौर जो कि भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर है, ठीक है, और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला भी पहला शहर है। लगातार 5वीं बार भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर है, 5वीं या 6वीं बार आई थिंक। ठीक है, 2014 से लगाएंगे तो अब तक पहला कर्नाटक का मैसूर था, उसके बाद इंदौर लगातार साफ स्वच्छ है। तो चंबल नदी को पढ़ने के लिए, देखने के लिए एक बार पिक्चर देखिएगा पान सिंह तोमर, उसे आप देखेंगे तो बीहड़ों की नॉलेज होगी आपको, चंबल नदी की नॉलेज होगी आपको, राज्यों की नॉलेज होगी। कई बार पिक्चर आप उसी के लिए मत देखा करो, है ना, हीरो हीरोइन का। कई बार पिक्चर जाकर देख ले करो भैया, कि पिक्चर में बहुत सारी चीज हमारे भारत की दिखाई जाते हैं, और भारत की स्थिति दिखाई जाती है कि कौन सा इलाका, कौन सा क्षेत्र है, किस पृष्ठभूमि पर मूवी आधारित है, उस पृष्ठभूमि से नॉलेज होती है बहुत सारी जीएस की, है ना। क्योंकि पिक्चर क्या होती है, फिल्में क्या होती है, समाज का एक आईना होती है। हमारे समाज में जो घटना घटित हो गई उनको दिखाया जाता है अलग अलग समय की पीढ़ियों को, ऐसा रहता है। अगले बात करते हैं, पिक्चर की बात है तो आ जाओ, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर, कौन सा है ये वाला? कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध है कर्नाटक राज्य में, और ये कौन सी? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। इसके अलावा पढ़ेंगे दुलहस्ती बांध को, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, कौन सा है? चिनाब नदी पर। और बांध का नाम क्या बेटा? दुलहस्ती। ये कश्मीर वाले बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कश्मीर वाले, है ना।
आगे देखो तुलबुल परियोजना है, कौन सी परियोजना? तुलबुल, झेलम नदी पर है। और झेलम कहाँ पे बहता है? कश्मीर में। और कहाँ से निकलती है? वेरीनाग की पहाड़ियों से झेलम नदी निकलती है और इस पर तुलबुल बांध बनाया गया है। वहां के पास के क्षेत्रों में, पास के इलाकों में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में विद्युत की सप्लाई के लिए। ठीक है। बगलिहार बांध की बात करें तो चिनाब नदी पर है। बगलिहार बांध चिनाब है और राज्य कौन सा है? कश्मीर। ये कुछ जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट परियोजना है, 3-4 है, रट लेना अच्छे से आप, है ना। आगे बेटा पौंग बांध है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल में ज्यादा तो बांध है नहीं, लेकिन एक आध दो बांध है और उन्हीं को आप याद कर लेना। जैसे पौंग बांध हिमाचल प्रदेश की सीमा में ही, हिमाचल में स्थित है और ब्यास नदी पर स्थित है। और ब्यास नदी आपको पता ही है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास और रावी नदी की बेटा उत्पत्ति होती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। तो वहां से निकल करके इस नदी पर ये बांध बनाया गया। रेहिंद बांध की बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, सोनभद्र जिले में, यूपी के में सोन नदी पर स्थित है। या सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रेंद नदी पर स्थित है। या तो रेंद नदी पढ़ लेते हैं, सोन नदी पढ़ लेते हैं, कोई पढ़ लो आप, कोई दिक्कत ना है। दोनों में तो कोई एक ऑप्शन आ जाए तो रेंद नदी जाता आता है। पोचमपाद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, कौन सी नदी बोलते हैं? गोदावरी नदी को बोलते हैं, है ना। या दक्षिण भारत, दक्षिण की गंगा भी किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। आगे देखो इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर, केरल में। इडुक्की बांध या इडुक्की परियोजना पेरियार नदी है, केरल की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है इसी नाम से, पेरियार नदी का भी नाम है केरल में। साइलेंट वैली वाले हिस्से से होकर के बहती है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि शांत घाटी कौन से राज्य में? तो केरल में। शांत घाटी का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र, जहां पे जैव विविधता को देखते हुए जीव जंतु और पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है, इस इलाके को डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इडुक्की केरल में। कोयना बांध की बात करें महाराष्ट्र में और कोयना नदी पर ही स्थित है। ठीक है। अब ये बांध हो गए भाई साहब। अब मैंने कुछ संस्थान लिखे हैं जो पानी को लेकर के, जल को लेकर के भारत सरकार के तहत काम होता है। ठीक है। कुछ संस्थान, इन संस्थानों को भी आप नोट कर लेना। उम्मीद है कि इससे पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, याद हो जाएंगे। नहीं पढ़े होंगे तो नोट कर लेना बेटा। जैसे राष्ट्रीय जल अकादमी आपने पढ़ी हो तो बताइए कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय जल अकादमी, जैसे एकेडमी होती है ना, सेना की होती है, हर एक डिपार्टमेंट की होती है, तो ऐसी राष्ट्रीय जल अकादमी एकेडमी बनाई हुई है पानी को लेकर के, जल को लेकर के। जल पे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ काम करते हैं। तो कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय जल अकेडमी पुणे में, महाराष्ट्र के में। आगे केंद्रीय जल आयोग, पानी को लेकर के, जल को लेकर के एक आयोग है, केंद्रीय स्तर का है। केंद्रीय स्तर के इसमें मंत्री या कुछ ऑफिसर्स होते हैं। ये कहाँ पे? दिल्ली में बनाया है सरकार के द्वारा, है ना। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये दोनों, पानी का तो संस्थान है ही, जल का तो संस्थान है, लेकिन विज्ञान का भी। विज्ञान के माध्यम से जल को कैसे साफ, शुद्ध और बीमारियों से बचाया जाए, नदियों के पानी को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे साफ किया जाए, क्या किया जाना चाहिए, और कौन कौन से कारण इसमें हो सकते हैं जिससे कि भारत की नदियां साफ और सुरक्षित और शुद्ध हो जाएं। तो इसके लिए रुड़की में संस्थान बनाया गया है। रुड़की मतलब उत्तराखंड में, रुड़की मतलब उत्तराखंड में। और भूजल बोर्ड, भूजल मतलब जो जमीन के अंदर जो पानी रहता है उसको कैसे साफ शुद्ध रखा जाए, उसका कहाँ पे? फरीदाबाद में। केंद्रीय भूजल बोर्ड है ये, या राष्ट्रीय भूजल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद में। ठीक है। तो ये 4 सेंटर मैंने आपको बताए जो कि जल से संबंधित हैं और सरकार पानी को लेकर के, जल को लेकर के काम करती है। जैसे ये लिखा है मैंने, केन और बेतवा। केन और बेतवा 2 नदी हैं जो कि यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है केनवा और माफ कीजिए, केन और बेतवा, लिख लेना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो तब नदी जोड़ो परियोजना लाया गया था। और नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे हिस्से कि जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है, सूखाग्रस्त इलाके रहते हैं काफी वर्षों से, कुछ उत्तर प्रदेश के ऐसे हिस्से जहाँ सूखाग्रस्त रहते हैं, तो 2 नदियों को जोड़ा जाए, नदियों की पानी को जोड़ा जाए और वहां से नहरें निकाली जाए उन हिस्सों के लिए जिन हिस्से पर पानी पहुंचाना आवश्यक है, जिससे कि वहां पे खेती सिंचाई की व्यवस्था हो सके, प्रॉपर लोगों को भी पानी मिल सके। तो केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत यूपी और एमपी में पढ़ा जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है। दोनों नदियों को नोट कर लेना बहुत अच्छे से भाई साहब आप। तो ये सब टॉपिक पूरा हो गया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अच्छे से याद कर लेना। और मैं इधर से हटा देता हूँ कुछ, और मैं जैसे आपको बताना चाह रहा था वो बताऊं कि अगर शिव सुंदरम के विषय में बात होती है तो शिव सुंदरम के विषय में आप
इसे नोट कर लेना, ये मैंने मिटा दिया है, अगर आप इस चक्कर में नोट नहीं कर रहे हैं तो दोबारा कर लेना, क्लास को रिपीट करके कर लेना, रिवर्स करके कर लेना, आराम से कर लेना, इत्मीनान से। तो देखिए, एक सिद्रावाग परियोजना, सिद्रावाग परियोजना अगर शिव सुंदरम से भी पहले पढ़ना है तो ये 1897 की बात है। ये सबसे पहले जल विद्युत परियोजना लगाई गई, इसे भी लिख लेना, सिद्रावाग जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे? बंगाल में। एक वहां पे लोकल नदी पर ही लगाई गई थी, बंगाल के अंदर, ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास में। ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी कायदा से। क्या थी? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी, लेकिन ये असफल हो गई। कुछ समय के बाद क्या हो गई? ये परियोजना असफल हो गई बेटा। इस वजह से इसे नहीं पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, लेकिन पहली थी। और सफलतम कौन सी थी? मैंने आपको बता ही दिया है, सफलतम तो थी शिव सुंदरम वाली। कौन सी सफलतम थी? शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना, ठीक है। शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना कब लगाई गई? 1902 में। और कौन से राज्य में लगाई गई? कर्नाटक राज्य में लगाई गई, है ना। और नदी यहाँ आ जाती है, कावेरी नदी में लगाई गई, कावेरी नदी पर स्थापित की गई। ये सफलतम विद्युत परियोजना थी, ठीक है। तो हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो काय का पढ़ाया? बांधों का। यह बांधों को क्या बोलते हैं? जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना को क्या बोलते हैं? जैसे बेटा पेपर में आ जाता है ना, वो मैं सब कंडीशन बता रहा हूँ, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से आ जाते हैं। किस नाम से? बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से, ठीक है। अब चूंकि बहुउद्देशीय क्यों बोलते हैं? बहु का मतलब बहुत सारे उद्देश्य पूरा करती हैं परियोजना, है ना। तो क्या उद्देश्य पूरा करती हैं? जो बहुत सारे भाई साहब, अगर हम बात करें तो देखिए, इससे क्या होता है, एक तो सिंचाई का प्रबंध करती है सरकार बांधों से, और क्या करती है? विद्युत सप्लाई का प्रबंध करती है ना। विद्युत आपूर्ति आसपास के राज्यों में व्यवस्था करती है, और पीने के लिए पानी की व्यवस्था आसपास सप्लाई करती है जहाँ भी जरूरत है ना। और क्या निकाली जाती है? नहरें निकाली जाती हैं बांधों से। क्या निकाली जाती है? नहरें निकाली जाती हैं। तो बहुत सारे काम सरकार करती है बांधों से। इस वजह से इनको बांध या जल विद्युत या बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है जी। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। और देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस आगे आते हैं एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आपको बताया सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अब ये एक्स्ट्रा सुनो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। तो सरदार सरोवर बांध कायदा से कहाँ पे स्थित है? तो कायदा से स्थित है गुजरात में। अब गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन सा है भाई साहब? एक महाराष्ट्र है, और पड़ोसी राज्य गुजरात के ऊपर कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। और इतने पड़ोसी राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। तो ये सब पड़ोसी राज्य है यहाँ के, हैगे कि नहीं हैगे? देख के बताइए मानचित्र में कि ये पड़ोसी राज्य आते हैं ना। ये बेटा मैं एडवांस में और आप क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं हायर एग्जाम्स में, चिंता मत करो, छूटन देंगे नहीं ये क्वेश्चन बेटा। जितना तुम रीजनिंग और हिंदी में क्वेश्चन लाएंगे, जितना दावा है कि बिल्कुल क्लास में देखते रहे, तो बेटा जीके में टॉप नंबर लेके आएंगे। चाहे कौन सी भर्ती परीक्षा हो, कहूँ की भर्ती परीक्षा की कौन से पेपर दे ली आप, ठीक है, टॉप ही नंबर आएंगे और इनसे बाहर नहीं जाओ, जितना मैटर में पढ़ा रहा हूँ आप हर क्लास में। तो ये पड़ोसी राज्य है सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? वो सबसे पहले गुजरात में है। तो गुजरात के पड़ोसी राज्य देखो, पड़ोसी राज्य एक महाराष्ट्र, एक राजस्थान और एक एमपी। अब पूछा जाता है क्वेश्चन के भाई ये बताओ, सरदार सरोवर बांध कितने राज्य ने सरकार वो दे रही है, सप्लाई कर रही है, विद्युत सप्लाई कर रही है, सिंचाई के लिए कर रही है, कितने राज्यों को मदद पहुंचाई जाती है एक बांध से? अब तुम्हारा ये ऑप्शन दे दे, इनमें से कोई ऑप्शन आवेगा गुजरात के अलावा, कोई इनमें तो एक आवेगा ऑप्शन। अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा है। ऐसा तो नहीं जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूं, जैसे एक और ऑप्शन लिख दूं मैं यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है। सरदार सरोवर बांध से इनमें से कौन से राज्यों को और फायदा जाता है, या विद्युत सप्लाई की जाती है, या सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाती है। यदि आपने मानचित्र का अध्ययन किया और सीमाएं आपने राज्यों की नहीं देखी तो क्वेश्चन कर देंगे बेटा 100% गलत, ये दावा है हमारा। तो सब चीज रटनी ना है, समझना है। एजुकेशन शिक्षा का मतलब ही जी है, पढ़ाई को मतलब जी है कि रट के याद नहीं होंगी, चीज समझ लेंगे ना दिमाग में मानचित्र के माध्यम से, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे ज्योग्राफी के, भूगोल के, ना बांधों के, ना पर्वतों के, ना पहाड़ियों के, है ना।
तो देखो दो प्रकार के मानचित्र आते हैं, एक पॉलिटिकल मानचित्र आता है और एक ज्योग्राफिकल आता है, फिजिकल बोलते हैं उसे वो। तो फिजिकल मानचित्र लेके आएंगे तो वहां में पहाड़, नदियां, पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, इनको दर्शाया जाता है, ये दिखेंगे आपको, लिख करके आते हैं मानचित्र में। और पॉलिटिकल मानचित्र आप लाएंगे तो पॉलिटिकल में राज्य और राज्यों की सीमा और उनकी राजधानियां ये आएंगे। तो दोनों खरीद लाना, कोई 80-100 रुपए का एक आएगा मानचित्र, तो दोनों लाओ और दोनों अपने स्टडी रूम में चिपकाओ, यहाँ पे आपकी टेबल है, मेज है, और पढ़ते हैं यहाँ पे, इस क्लास को देखते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो जैसे मैं सरदार सरोवर की बात कर रहा हूँ तो निगाह जानी चाहिए गुजरात पे। अब गुजरात के पड़ोसी राज्य ने देखो, तो पड़ोसी राज्य में तो जाएगी, और कर्नाटक में थोड़ी ना जाएगा। अब मानचित्र नहीं देखा तो लगा उसे कहते हैं अच्छा तो सरकार कर्नाटक में पहुंचा रही होगी। सरकार कहा तुम नहीं पहुंचाएंगे कर्नाटक में, आओ, कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है, गुजरात पश्चिमी भारत का राज्य हो गया बिल्कुल। तो कितने राज्यों को मदद जाती है इससे? ये 4 राज्यों को। लॉजिकली बेटा याद रख सकते हैं, है ना, कौन से बांध से? सरदार सरोवर बांध से। अब जैसे मैं एक और बांध की बात करूंगा आपको, एक क्वेश्चन आ चुके बेटा, ये क्वेश्चन कहाँ पे आए? पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, यूपीएससी पे, एनडीए सीडीएस वगैरह में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, है ना। जैसे भाखड़ा नागल बांध की बात करता हूं मैं, भाखड़ा नागल बांध से या इस परियोजना से कितने राज्यों को मदद दी जाती है? कितने राज्यों को मदद मिलती है या सरकार देती है सिंचाई की, विद्युत सप्लाई की? तो भाखड़ा नागल बांध आपको पता है पहले तो 2 राज्यों में इसकी संयुक्त परियोजना है, तो 2 राज्य तो वैसे ही याद होंगे तुम्हें। तो एक राज्य तो पंजाब भी लिखेंगे क्योंकि पंजाब में तो स्थित है, दूसरा हिमाचल भी लिख लेंगे, और पंजाब का पड़ोसी भी लिख लेंगे क्योंकि पड़ोसी राज्य में ही जाना है हमें। कौन से में? हरियाणा में जाना है हमें, हरियाणा लिख लेंगे। तो पड़ोसी राज्य लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। तो इन राज्यों को क्या जाती है? इससे मदद जाती है, किससे? भाखड़ा नागल परियोजना से, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है बांधों को एग्जाम में दे करके कि बताइए सरकार जो सप्लाई कर रही है वो और कौन से राज्यों को कर रही है, इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, एक राज्य, उस राज्य के अलावा। तो ऐसे भी पढ़ने होते हैं हमें, है ना। तो बात समझ पाए। तो आज की जो क्लास है जी हमारी लगभग जहाँ बांध मैंने कवर किए हैं, और नई छूट गए हो तो एक आध बार बता दियो कमेंट बॉक्स में, बार फिर दोबारा बताएंगे अगली क्लास में भैया, लेकिन ये लगभग मैंने कवर कर दिए हैं इस क्लास में आपके लिए। बांध या जल विद्युत परियोजनाएं, इनको नोट करें आराम से और नोट्स बनाएं इस क्लास के। उम्मीद है कि आने वाले 8 या 10 दिन में कोशिश करेंगे, एक सप्ते के अंदर कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के ये सभी टॉपिक खत्म हो जाएंगे। भारतीय भूगोल पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर एक नया टॉपिक हम लेंगे, शुरू करेंगे। तो भारतीय भूगोल पूरा कंटेस्ट प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, कभी भी कैसे भी क्लासों को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप कोई एग्जाम देना, लेकिन पहले होता क्या है कि पहले क्लास से देख लो, पेन कॉपी लो, वीडियो क्वालिटी में जाके क्वालिटी बढ़ा के देखो, आराम से जूम करके देखो, जिससे कि ये अक्षर साफ दिखें तुम्हें, ठीक है। और नोट्स बनाते रहो, क्योंकि वो जो नोट्स है ना बेटा वो आगे काम आएंगे तुम्हें हर परीक्षा। और परीक्षा इतनी होने वाली है, पुलिस की, दरोगा की, दिल्ली पुलिस की, बहुत सारी कहीं ना कहीं लगी जाएंगे बेटा, ये 100% दावा है ना। तो पढ़ते चलो, ज्योग्राफी को बहुत बड़ा पार्ट रहे तो किसी भी अपने एग्जाम में जाके में, हमारे जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, यूपी का हो या दिल्ली का हो या एमपी का हो, कहीं का भी हो, और इसके अलावा एसटी का भी। तो 10 दिन के अंदर और ऐसे टॉपिक होंगे कुछ इंपॉर्टेंट, उन्हें पढ़ा करके खत्म कर देंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपके लिए जबरदस्त और शानदार तरीके से। तो क्लास को शेयर करते रहें मित्रों के, दोस्तों के साथ। अगली क्लास में फिर मुलाकात रहेंगे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।